हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। ये जो वर्ड है एवोल्यूशन, लैटिन भाषा के शब्द इवॉल्वेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अनफोल्ड और अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियलीज। अगर इसमें हम एक ब्रॉड सेंस में देखें तो एवोल्यूशन का जनरली या एक सिंपल मीनिंग होता है कोई भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज जो कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में हो रहा हो। जनरली जब ये चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बीइंग में होते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ जनरेशंस, तो इसे हम बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बुलाते हैं। यानी जब जनरली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन्स में कुछ चेंजेस दिखाते हैं जो उन्हें अपनी पास्ट जनरेशन से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं और अल्टीमेटली एक नई प्रकार के जाति को या स्पीशीज़ को जन्म देते हैं वो। तो इस प्रक्रिया को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जनरली कई सारे चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस क्यूमुलेटिव होते हैं अपने अफेक्ट में, और जो डेसेंडेंट पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की वो किसी मॉडिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिलती है। और अगर वो इतनी मॉडिफाइड है कि उसे हम उसकी पेरेंट पॉपुलेशन से बिल्कुल ही रिप्रोडक्टिवली या दूसरे तरीक़ों से आइसोलेट करके देख सकें तो वो एक नई स्पीशीज़ फॉर्म कर लेती। दूसरे शब्दों में इसे हम डेसेंट विद मॉडिफिकेशन बुला सकते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, रिवर्स में भी हो सकते हैं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि इवोल्यूशन एडवांस कंडीशन की तरफ ही हो। अब हम देखते हैं कुछ एवोल्यूशन के एविडेंसेस, यानी कि ये कैसे जाना गया कि एवोल्यूशन जनरली होता है। तो इसके सपोर्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस डिस्कवर किए गए। जैसे कि बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस की बात करें तो बायोजोग्राफी में जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस की कैटेगरी में रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारी अर्थ है वो जो माना जाता है कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान जितने भी कॉन्टिनेंट्स से वो सब एक बड़े ज़मीन के टुकड़े के रूप में थे, यानी वो सब अलग अलग ना होकर, यानी उनके बीच में जो आज हम ओशंस देखते हैं, बैरियर्स देखते हैं माउंटेन्स की फॉर्म में, वो नहीं थे। और वो सब पूरे आपस में जुड़े हुए थे एक बड़े लैंड मास की फॉर्म में, जिसे पेंजिया बुलाया जाता है। फिर बाद में आगे जाकर ये एक दूसरे से ब्रोक ऑफ हो गए और ड्रिफ्ट हो गए एक दूसरे से दूर दूर। फिर इन्हें हमने कॉन्टिनेंट्स नाम दिया और इनके बीच में बैरियर्स आ गए कुछ, फॉर एग्जांपल सीज या माउंटेन्स। तो ये बैरियर्स के कारण इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो फ्री मूवमेंट था ऑर्गेनिजम्स का, जो ऑर्गेनिजम्स पहले आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे, वो उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जो वहाँ पर रहने वाली स्पीशीज़ थी वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो इवॉल्व हुई। और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पर कंडीशंस अलग अलग थी वो स्पीशीज़ वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हुई। तो इस वजह से हम कॉन्टिनेंट्स में अगर आज देखें तो वहाँ की जो स्पीशीज़ होती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो उसी कॉन्टिनेंट के लिए नेटिव हैं, वहीं पाई जाती हैं और दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलती। तो इसका कारण केवल यही है क्योंकि बैरियर्स बीच में आ गए, इस कारण से फ्री मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ और जो स्पीशीज़ थी, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, वो उसी कॉन्टिनेंट के एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इवॉल्व हुई और उस कारण वहीं के लिए वो नेटिव हो गई। तो अगर हम इसे स्टडी करें, फॉर एग्जांपल के लिए स्क्लेटर ने 1858 में पूरे वर्ल्ड को 6 रियार्म्स या रीजन्स में डिवाइड किया वर्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, और वेलेस ने इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अडेप्ट किया एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स जो एक रियार्म में पाए जाते हैं जनरली वो उसके लिए वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं, वहाँ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो अलग अलग रियार्म्स या रीजन्स हैं उनमें पैलियार्कटिक, इथियोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, नियार्कटिक और न्यू ट्रॉपिकल, ये 6 रियार्म्स आते हैं। और यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो इनके लिए
जो कॉन्टिनेंट्स हैं या ये जो रियाम्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक होती हैं, वहीं के लिए अडेप्टेड होती हैं। ये सारे रियाम्स आपस में एक दूसरे से ओशियंस के द्वारा सेपरेटेड है, केवल पैलियार्टिक और ओरिएंटल रियाम्स को छोड़कर, जिनके बीच में हाई माउंटेन रेंजेस एज अ बैरियर एक्ट करती हैं। तो अब ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन की तरफ। दूसरा एक एविडेंस है डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों, वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, लेकिन वो इतनी वाइडली सेपरेटेड होती हैं, यानी इतनी दूर दूर पाई जा रही हैं पूरे विश्व में, कि हम उनको देखकर ये कहते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन कैसे संभव है, यानी ये इतनी दूर दूर कैसे हो सकती है जबकि इनके बीच में और कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए एलिगेटर्स जो सदर्न ईस्टर्न यूएस में और ईस्टर्न चाइना में जो पाए जाते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं एलिगेटर्स की, और उसके अलावा वो और कहीं नहीं पाए जा रहे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी पहले के टाइम में अर्ली सीनोजोइक में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ईस्ट एशिया के साथ में जुड़ा हुआ था, इस कारण वहाँ पे सिमिलर स्पीशीज़ डेवलप हुई। लेकिन आगे जाकर ये दोनों इतने वाइडली सेपरेटेड हो गए, लेकिन वहाँ की स्पीशीज़ जो है अब भी एलिगेटर्स की वैसी ही हैं। तो इसे हम डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बुला सकते हैं कि इस कारण से ये एलिगेटर्स जो हैं रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, लेकिन बहुत ही दूर दूर वाले हिस्सों में पाई जा रही हैं। यानी यूएस और ईस्टर्न चाइना इतनी दूर हैं, लेकिन उनके बीच में फिर भी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है एवोल्यूशन का। इसके अलावा वो आपस में क्लोजली रिलेटेड ज़रूर हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है, सिमिलर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनमें अपने सेपरेट होने के बाद भी उनके कुछ म्यूटेशंस उनमें डेवलप हुए और वो लोकली अडेप्टेड हो गई। इसी तरह में रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ केवल एक पर्टिकुलर रीजन में रेस्ट्रिक्टेड हैं और उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, वो उसमें एक यूनिक फौना और फ्लोरा उसका पाया जाता है, जहाँ पर एग लेइंग और पाउच्ड मैमल्स देखने को मिलते हैं, जो केवल ऑस्ट्रेलिया रीजन में मिल रहे हैं, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में देखने को नहीं मिलते। एग लेइंग मैमल का एग्जांपल है आपका प्लेटिपस है और स्पाइनी एंटीटर है। पाउच्ड मैमल्स के एग्जांपल है आपके कैंगरू है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्यों देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एशिया के साथ शुरुआत में जुड़ा हुआ था मीसोजोइक एरा के दौरान तक, लेकिन इस दौरान या मीसोजोइक एरा तक जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए थे, और उसके बाद प्लेसेंटल मैमल्स जब तक डेवलप हुए तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेपरेटेड हो चुका था, इसलिए वहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स का जो डेवलपमेंट है इतना देखने को नहीं मिलता। और बाकी की जगह पर क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स ने एग लेइंग और जो पाउच्ड मैमल्स हैं उनकी जगह ले ली, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया और वो वहाँ डोमिनेटिंग हो गए, और ये एग लेइंग और पाउच्ड मैमल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में ही सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वहाँ तक प्लेसेंटल मैमल्स नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फिर एशिया के बीच में जो है एक तरह से बैरियर आ गया और वो उस बैरियर को क्रॉस करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एग लेइंग और पाउच्ड मैमल्स का एक्सटेंसिव एक तरह से एडेप्टिव रेडिएशन और उनका देखने को मिलता है, जबकि वहाँ प्लेसेंटल मैमल्स देखने को नहीं मिलते। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एग्जांपल है एवोल्यूशन का। इसके आगे हम बात करते हैं तो एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहा जाता है कि एक कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से जब डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं तो उसे एडेप्टिव रेडिएशन बुलाया जाता है। यानी इन सब की जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, एंसेस्ट्रल ओरिजिन, लेकिन वो उससे डेविएट होकर अलग अलग तरह के डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लें तो उसे एडेप्टिव रेडिएशन बुलाया जाता है। इसका कंसेप्ट जो है इवोल्यूशन में डेवलप किया था ऑसबॉर्न ने। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डार्विन्स फिंचेस गैलापागोस आइलैंड्स में जो पाई जाती हैं, वो जो डार्विन्स फिंचेस हैं उनके एंसेस्टर कॉमन है, जो कि मेन लैंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग आइलैंड्स पर गई और उन्होंने एक तरह से एडेप्ट होने का जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स को बनाकर अपनी बीक्स को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके अलग अलग रीजन्स के लिए, निक्स के लिए अडेप्ट हो गई।
अपनी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें एक ही एंसेस्टर से निकली हुई जो बर्ड्स थी उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया अपने स्ट्रक्चर में और वो अलग अलग स्पीशीज़ जो है उन्होंने फॉर्म कर ली। तो ये एक एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन का, जहाँ एक पॉइंट सोर्स से अलग अलग दिशाओं में जो है एडेप्टेशन या एवोल्यूशन देखने को मिलता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में क्या होता है, जो पाउच्ड मैमल्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं जिनको मार्सुपियल्स कहते हैं, वो बहुत ही वैरायटी के मिलते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि वहाँ पर जो है ये अलग अलग प्रकार में जो है डाइवर्सिफाई हो पाए, अडेप्टेड हो पाए, इवॉल्व हो पाए। तो एक कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है इवॉल्व हुए और उन्होंने अलग अलग स्पीशीज़ बना ली। फॉर एग्जांपल मार्सुपियल मोल वहाँ पाया जाता है, मार्सुपियल माउस पाया जाता है, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फेलेंजर, टस्मेनियन टाइगर कैट और टस्मेनियन बुल्फ, ये सब पाउच मैमल्स हैं जो कि अपने तरह से एक तरह से जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं इनसे मिलते जुलते उनसे कंपेरेबल हैं। लेकिन ये पाउच मैमल्स और उनसे डिफ़र करते हैं कि उनमें पाउच पाया जा रहा है, मार्सुपियल पाउच। लिम्स ऑफ मैमल्स भी एग्जांपल है आपका अडेप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि जितने भी मैमल्स हैं उनके लिम्ब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैमल्स में वो अलग अलग प्रकार से इवॉल्व हो गए हैं अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। इसी को हम अडेप्टिव रेडिएशन बुलाते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव कन्वर्जेंस जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, यानी वो आपस में अनरिलेटेड है लेकिन वो फिर भी एक ही प्रकार का अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, तो उसे हम अडेप्टिव कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स को कंपेयर करें तो ये तीनों ही फ्लाइंग स्पीशीज़ में आती हैं, ये उड़ सकती हैं, लेकिन ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है क्योंकि इंसेक्ट, बर्ड और बैट ये आपस में रिलेटेड नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक तरह से एक सिमिलर स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया हवा में उड़ने के लिए। इंसेक्ट के विंग्स, बर्ड्स के विंग्स हैं और बैट के पास भी विंग्स हैं। तो हालांकि ये स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफर करता है लेकिन इनका फंक्शन सेम है। तो ये जो है अनरिलेटेड है एक दूसरे से, किसी भी प्रकार से इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है और ये फिर भी एक सिमिलर फंक्शनल अडेप्टेशन दिखा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स भी एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जनरली जो कि पानी में रहते हैं वो कोई ना कोई ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग वगैरह में हेल्प करता है। स्पाइनी एंटीटर और स्केली एंटीटर जो कि एक ही क्लास मेमेलिया के डिफरेंट ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं, क्लोज रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों ही एंटीटर्स हैं, चाहे वो स्पाइनी एंटीटर हो और चाहे वो स्केली एंटीटर हो, क्योंकि वो एंड्स पर फीड करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलर अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। लॉन्ग टंग, स्टिकी टंग का पाया जाना, टीथ एब्सेंट होना, ये सब कुछ। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अच्छे एग्जांपल्स हैं। जब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में देखने को मिलता है तो उसे हम पैरेलल एवोल्यूशन भी बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डियर और हॉर्स में दो वेस्टिजियल स्प्लिंट बोन्स देखने को मिलती है, रनिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनमें इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एग्जांपल है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसे हम पैरेलल एवोल्यूशन बुलाते हैं। इसके बाद देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यानी एनाटॉमी से जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं जब हम अलग अलग बॉडी के पार्ट्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ऑर्गन सिस्टम स्टडी करें एनिमल्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, नर्वस सिस्टम हो या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन सबको कंपेयर करें तो जनरली जो टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में लंग्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया है, लैरिंग्स हैं, नेजल चैम्बर्स हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जितने भी वर्टिब्रेट्स का उसमें एक हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। तो यानी कि जो सिमिलर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं ऐसे एनिमल्स में जो कि अडेप्टेड हैं सिमिलर कंडीशंस के लिए और एक कॉमन एंसेस्ट्री आपस में शेयर करते हैं। तो इसका मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से वो इवॉल्व हुए हैं अलग अलग प्रकारों में। तो ये एक तरह से एग्जांपल एवोल्यूशन का कि उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, हालांकि ये बात ज़रूर है कि उनमें स्पेशलाइजेशन ज़रूर हुआ है
स्पेसिफिसिटी जो है देखने को मिलती है। मैमल्स में भी हार्ट जो है आप उसको सीधे सीधे एम्फीबिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ चैम्बर्स वगैरह सब डिफरेंट होते हैं। तो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जरूर वहाँ एग्जिस्ट करता है। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, रिचर्ड ओवन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की। होमोलोगस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका जनरली फंडामेंटल स्ट्रक्चर समान होता है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स बुलाते हैं। यानी कि इनका बेसिक प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन का वो समान है, लेकिन जो है इनका जो फंक्शन है वो आगे जाके डिफरेंट हो जाता है और वो एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन जो है वो शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो 4 लिम्स होते हैं फ्रॉग के, लिजर्ड, पिजन, मोल, बैट, व्हेल, हॉर्स और ह्यूमन के, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान है, यानी वर्टिब्रेट्स में जो 4 लिम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है कि एक ह्यूमरस बोन पाई जाती है, रेडियस अल्ना पाई जाती है, कार्पल्स पाए जाते हैं, फिर मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस बोन्स पाई जाती हैं, तो वो समान होता है। अपर आर्म में हमेशा ही ह्यूमरस बोन होती है, 4 आर्म में रेडियो अल्ना, रिस्ट जो है कार्पल बोन्स की बनी होती है, और जो पाम है, हथेली है, वो आपकी मेटाकार्पल्स और डिजिट्स जो है फेलेंजिस के बने होते हैं। तो लेकिन अगर हम इनको अलग अलग वर्टिब्रेट्स में देखें, फॉर एग्जांपल फ्रॉग में ये जंपिंग के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं 4 लिम्स, बैट में ये फ्लाइंग के लिए मॉडिफाई हो गए, बर्ड में भी फ्लाइंग के लिए, व्हेल में स्विमिंग के लिए मॉडिफाई हो गए, और लिजर्ड में क्लाइंबिंग के लिए, हॉर्स में रनिंग के लिए, मोल में डिगिंग के लिए, और ह्यूमंस में ग्रेस्पिंग के लिए ये 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए। तो इनकी जो है इनमें स्पेशलाइजेशन आ गया, डिफरेंट शेप और अपने फंक्शन जो इनके डिफर हो गए। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल माउथ पार्ट्स कुछ इंसेक्ट्स के, जिनका सेम फंडामेंटल प्लान सेम होता है। यानी इनमें फॉर एग्जांपल कॉकरोच, हनीबी, मॉस्किटो, बटरफ्लाई में लेब्रम, एक पेयर मैंडिबल्स का, 2 पेयर मैक्सिली के जनरली पाए जाते हैं, लेकिन ये अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो कॉकरोच में जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग के लिए अडेप्टेड हो गए, हनी बी में च्यूइंग और लैपिंग के लिए, मॉस्किटो में पियर्सिंग और सकिंग के लिए, क्योंकि वो ब्लड सक करता है तो उसमें पियर्सिंग और सकिंग के लिए मॉडिफाई हो गए हालांकि, और हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग के लिए, बटरफ्लाई में साइफनिंग के लिए ये मॉडिफाई हो गए। हालांकि जो बेसिक प्लान है, फंडामेंटल प्लान है, वो इन सब का समान है। एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स के अपोजिट होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, जिनमें मतलब कि फंक्शन सिमिलर है लेकिन उनका स्ट्रक्चर या ओरिजिन डिफर करता है। होमोलॉगस ऑर्गन्स में क्या था, ओरिजिन या बेसिक प्लान जो है वो सिमिलर, फंक्शंस डिफर करते हैं ऑर्गन्स के। एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका फंक्शन सिमिलर है लेकिन वो आपके स्ट्रक्चर में या ओरिजिन में डिफर करते हैं, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, जो केवल फंक्शन में समान। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड या विंग्स ऑफ बैट के साथ कंपेयर करें इंसेक्ट के विंग्स को, तो वो उनका फंक्शन समान है, यानी फ्लाइंग का फंक्शन है उनका, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं वो, लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिफर करता है। जो इंसेक्ट के विंग्स हैं वो क्यूटिकल के बने होते हैं, जबकि जो बर्ड है उसमें विंग्स फेदर्स के होते हैं, बैट है उसमें वो स्किन के एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये डिफ़र कर रहे हैं उनकी स्ट्रक्चरल डिटेल, हालांकि फंक्शन उनमें समान है। तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स का एक एग्जांपल है। इसी तरह फिशेस और वेल्स में आप देखेंगे तो फिशेस में फिन्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो स्विमिंग करती हैं, और वेल्स में जो आपको फिन लाइक लगते हैं वो फ्लिपर्स हैं एक्चुअली, जिनका प्लान वर्टिब्रेट 4 लिम्ब से मिलता जुलता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल प्लान है फिशेस के फिन से बिल्कुल अलग है। तो देखने में हालांकि दोनों ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वो दोनों जो हैं ऑर्गन्स, फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, ये एग्जांपल हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के, जिनका फंक्शन सिमिलर है लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चरल जो प्लान है बेसिक वो पूरी तरह से डिफर करता है। वेल्स के फ्लिपर एक्चुअली पेंटाडेक्टाइल होते हैं वर्टिब्रेट लिम्ब की तरह, और फिशेस के फिन्स पेंटाडेक्टाइल नहीं होते, बल लेकिन दोनों का फंक्शन समान है, यानी दोनों ही हेल्प करते हैं स्विमिंग में यानी तैरने में। इनको बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में रिड्यूस फॉर्म में एज सच फंक्शनलेस हैं, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो रिड्यूस फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। और ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके से रिलेटेड एनिमल्स या आपके कभी एंसेस्टर्स में वो फुली फंक्शनल रहे होंगे, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बुलाते हैं।
तो ये आपके एंसेस्टर्स में कंप्लीट थे, फंक्शनल थे, लेकिन अब आपकी जनरेशन तक आते आते ये पूरी तरह से रिड्यूस हो चुके हैं, वेस्टिजल रह गए हैं और इनका कोई फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन बॉडी में कई सारे वेस्टिजल ऑर्गन पाए जाते हैं, अबाउट 90। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, पिन्ना की मसल्स हैं, यानी जो एक्सटर्नल ईयर है उसको हिलाने के लिए मसल्स पाई जाती है, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है, बिकॉज यू कांट मूव योर एक्सटर्नल ईयर्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कॉर्डल वर्टिब्री जिन्हें कॉकिक्स या टेल बोन बुलाते हैं, उसका भी कोई फंक्शन नहीं, क्योंकि आपके टेल नहीं पाई जा रही, लेकिन फिर भी उसके वर्टिब्री पाए जाते हैं रिड्यूस फॉर्म में। थर्ड मोलर्स, विजडम टीथ पाया जाना, बॉडी पर हेयर्स और मेल में निपल्स का पाया जाना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेस्टिजल ऑर्गन्स के। तो ये शो करता है जनरली कि एवोल्यूशन होता है। इसी तरह कुछ और एनिमल्स में भी वेस्टिजल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन्स में जो हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल है उसके वेस्टाइजेस पाए जाते हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड वेल्स में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें हाइंड लिम्स के वेस्टाइजेस पाए जाते हैं। हालांकि पाइथन अपने लिम्स पूरी तरह से खो चुका है, लिमलेस है, तो इसका मतलब ये कि इनके एंसेस्टर्स में कभी ना कभी लिम्स रहे होंगे, यानी वो कभी ना कभी 4 पैरों पर चलते थे और वो उनसे इवॉल्व होकर लिम्बलेस बन गए हैं। तो ये एक अच्छा एविडेंस है एवोल्यूशन का। इसके अलावा कनेक्टिंग लिंक्स का पाया जाना, जनरली हम देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर्स को पजेस करते हैं, तो वो कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल्स हैं कुछ, न्यूप्लाइना जो कि कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा मोलस्का के बीच में। इसमें मोलस्का की तरह शेल पाई जा रही है, मेंटल है, एक मस्कुलर फुट है। एनालिड के कुछ कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, सेगमेंटली अरेंज गिल्स हैं, नेफ्रीडिया है, मसल्स हैं और ट्रोकोफोर लाइक लार्वा स्टेज होती है। तो एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि एनिलिडा फाइलम के भी कैरेक्टर्स शो कर रहा है, मोलस्का फाइलम के भी कैरेक्टर्स शो करता है। तो इस शोज़ की एनिलिडा और मोलस्का आपस में किसी तरह इवोल्यूशन में रिलेटेड हैं, या एक दूसरे से ये इनका या फिर इनका एंसेस्टर समान रहा होगा। पेरिपेटस फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड है और ये फाइलम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। इसमें कुछ आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ एनिलिड के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसी तरह लंग फिशेस को फेसिस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है, क्योंकि उनमें जनरली एक लंग टाइप देखने को मिलता है जिसके हेल्प से ये एयर में सांस ले सकती हैं, और 3 चैम्बर हार्ट भी उनमें होता है। इसी तरह एग लेइंग मैमल्स को जो है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है, क्योंकि उनमें कुछ प्रिमिटिव रेप्टिलियन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो एग्स ले करते हैं, क्लोएका प्रेजेंट होता है उनमें, जबकि वो एक तरह से हेयर और मेमोरी ग्लैंड्स क्योंकि उनमें मिल रहे हैं इसलिए उनको मैमल्स में भी रखा जाता है। तो शोज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल है जो कि कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। इसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की। एविडेंसेस जो हमें एम्ब्रियोलॉजी से मिलते हैं, तो होता है क्या है, अर्ली डेवलपमेंट में अगर हम आपस में जो क्लोज रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के जो शुरुआत की स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उन्हें हम कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जाइगोट फॉर्म हो रहा है, उसमें जो सेगमेंटेशन क्लीवेज हो रहा है, फिर एक सॉलिड स्ट्रक्चर मोरुला बनता है, मोरुला में से एक सिंगल लेयर्ड हॉलो ब्लास्टुला इनमें जो है पाया जाता है, फिर 2 और 3 लेयर्ड इनमें गेस्ट्रुला बनता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और जब आप वर्टिब्रेट्स के फॉर एग्जांपल फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिक और मैन के एम्ब्रियोज को कंपेयर करेंगे तो उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं अर्ली डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब ये वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड है, कॉमन एंसेस्टर से उनका ओरिजिन हुआ, इसलिए उनके एम्ब्रियोज भी अपने अर्ली डेवलपमेंट में एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स के लार्वी में भी कई बार रिजेंबलेंसेस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एनिलिड और मोलस्क में एक सिमिलर टाइप ऑफ लार्वा स्टेज ट्रोकोफोर मिलती है। इकिनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स का जो लार्वा है, टॉर्नेरिया और इकिनोडर्म्स का जो लार्वी फॉर्म्स होती हैं वो आपस में काफ़ी रिजेंबल करती हैं, जो कॉमन एंसेस्ट्री को जनरली इंडिकेट करती है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का पाया जाना, तो एमोसीट लार्वा जो है लैम्प्रे का, वो आपकी एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा की एडल्ट फॉर्म की तरह दिखता है। इसी तरह कुछ डिजनरेट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हर्डमीनिया, सेकोलिना जो कि एक तरह से डिजनरेट ऑर्गेनिज्म है।
इसके बाद बात करें तो कुछ टेम्प्ररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स का होना। फॉर एग्जांपल के लिए बर्ड के एम्ब्रियो में टूथ बड्स और गिल क्लेफ्ट्स देखने को मिलते हैं, जबकि ये दोनों ही एडल्ट में एब्सेंट होते हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि बर्ड्स टूथेड एंसेस्टर्स से, ऐसे एंसेस्टर्स से इनका ओरिजिन हुआ जिनमें दांत प्रेजेंट थे, तो इसलिए अब भी इनके एम्ब्रियो में टूथ बड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन हालांकि वो बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। इसी तरह वर्टिब्रेट ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को अगर हम फॉलो करें, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो, हार्ट हो, तो जनरली शुरुआत में जो मैमल्स हैं या बर्ड्स जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के शुरुआत में उनका हार्ट पहले 2 चैम्बर्ड होता है, फिर वो 3 चैम्बर्ड बनता है और अल्टीमेटली 4 चैम्बर्ड बनता है। तो ये शो करता है कि बर्ड्स और मैमल्स अपने अर्ली डेवलपमेंट के दौरान या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान यानी ऑन्टोजेनी के दौरान जो है ये अपनी फाइलोजेनी को यानी अपने ग्रुप की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। इन अदर वर्ड्स इसे हम बुलाते हैं बेयर्स लॉ या फिर बायोजेनेटिक लॉ, जो अर्नस्ट हिकल ने दिया था। हिकल ने अपने बायोजेनेटिक लॉ में यही कहा था कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी यानी एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, और फाइलोजेनी उसकी जो रेस है, उसकी जो स्पीशीज़ है, उसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो एक ऑर्गेनिज्म जब अपना डेवलपमेंट शो करता है, अपने डेवलपमेंट के दौरान वो अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करता है। जैसे कि हमने बताया कि पहले हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? फिशेस में। फिर 3 चैम्बर्ड होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में मिलता है। फिर अल्टीमेटली 4 चैम्बर्ड होता है मैमल्स में। तो इसका मतलब वो उन स्टेप्स को वापस से फॉलो कर रहा है जो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है। इसी तरह किडनीज़ में भी पहले प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, फिर मेटानेफ्रिक किडनी मिलती है। प्रोनेफ्रिक किडनी बहुत ही प्रिमिटिव है, हैग फिशेस में मिलती है। मीजोनेफ्रिक किडनी फिशेस और एम्फीबियंस में मिलती है, और मेटानेफ्रिक बर्ड्स और मैमल्स में। तो यहाँ पे किडनी भी क्या है, डेवलपमेंट के दौरान धीरे धीरे एक तरह से इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह फ्रॉग के डेवलपमेंट में क्या होता है, एक टेल लार्वा अवस्था, टेडपोल अवस्था देखने को मिलती है, जिसमें जो कि फ़िश की तरह होती है, जो स्विम भी करती है, गिल्स के द्वारा रेस्पायर भी करती है। तो इसका मतलब फ्रॉग का जो अल्टीमेटली डेवलपमेंट हुआ वो एम्फीबियंस का डेवलपमेंट जो हुआ वो फिशेस से हुआ, फिश लाइक एंसेस्टर से हुआ। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं अल्टीमेटली पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं। तो ये एविडेंसेस फॉसिल्स पे बेस्ड हैं। फॉसिल्स को हम क्या कह सकते हैं, जो पहले कभी इंडिविजुअल्स रहे हैं हिस्ट्री में, हमारे अर्थ के पास्ट में, उनके कोई भी रिमेन्स या इम्प्रेशंस हमें मिलते हैं, रॉक्स में मिले या हार्ड पार्ट्स में मिले, सेडिमेंट्स में मिले, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, फॉसिल्स बुलाते हैं। तो फॉसिल्स सबसे एक्सेप्टिंग एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के सपोर्ट में। तो फॉसिलाइजेशन में होता क्या है, एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं जनरली अगर वो किसी भी वॉल्केनो के लावा आइस में या सॉइल में या स्विम्स में, रॉक्स में, या पानी के सोर्स में, फॉर एग्जांपल किसी लेक या पॉन्ड के बॉटम में भी किसी तरह मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर जो बरीड हो जाते हैं, और फिर उनके ऊपर जो है सेडिमेंटेशन जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। तो उनके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर रॉक फॉर्म हो गया और उनकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और बोन्स का मिनरलाइजेशन हो जाता है, तो वो अपने फॉसिल रिमेन्स जो उनके रह जाते हैं उस रॉक में या उस स्ट्रेटा में, और ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं फॉसिल्स। कभी कभी केवल इनके इम्प्रेशन देखने को मिल सकते हैं, कभी इनके मोल्ड्स या कास्ट देखने को मिलते हैं, जो केवल हार्डर पार्ट है बॉडी का वही वहाँ पर बाकी रह जाता है। इन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। और इनकी जो स्टडी की जाती है अलग अलग मेथड के द्वारा, इनकी एज डिटरमिन की जाती है, और फिर इनसे हम जो है एक प्रकार से टाइम स्केल जो है वो बनाया गया इस बेसिस पर, टाइम स्केल यानी जिसमें कि जियोलॉजिस्ट ने ये रिकन्स्ट्रक्ट किया कि इवोल्यूशनरी चेंज जब से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है तब से लेके अब तक जो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल है वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया कि कब कब जो है किस किस प्रकार की स्पीशीज़ आई, ओरिजिन हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ। तो इसमें ये माना गया है कि अर्थ जो है कम से कम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले फॉर्म हुई थी, और लाइफ सबसे पहले 3.6 बिलियन ईयर्स एगो पानी में ओरिजिनेट हुई, और उसके बाद से जो हिस्ट्री है पूरी उसको एराज में डिवाइड किया गया। एराज को सब डिवाइड किया गया पीरियड्स में, पीरियड्स को डिवाइड किया अल्टीमेटली इपॉक्स में। तो हम मेनली यहाँ पर 3 एरा देखते हैं। एरा ऑफ एंशियंट लाइफ जिसे पैलेओजोइक एरा बुलाया जाता है,
एरा ऑफ मिडिएवल लाइफ जिसे मीजोजोइक एरा बुलाया जाता है और एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ जिसे सीनोजोइक एरा बुलाया जाता है। तो यहाँ से जो फॉसिल रिकॉर्ड से जो हमें अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स मिले हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पैलियोजोइक एरा के जो फॉसिल्स हैं वो मेनली इनवर्टिब्रेट्स के हैं, फिशेस के हैं, एम्फीबियंस के हैं, क्योंकि उस दौरान केवल यही थे। फिर मीजोजोइक एरा में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं रेप्टाइल्स के, ग्रेट रेप्टाइल्स यानी डायनासोर्स तक के, प्रिमिटिव बर्ड्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के और मैमल्स के। फिर हम सीनोजोइक एरा में आते हैं तो मेनली मैमल्स के हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। उसमें भी होमोसिपियंस की जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं जीनस होमो की, वो हमें देखने को मिलती। तो इसके अलावा अगर हम अर्ली एरा में देखते हैं तो फॉसिल्स की संख्या कम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर हम देखते हैं आगे के एरास की तरफ तो फॉसिल्स की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि शुरुआत में लाइफ केवल पानी तक लिमिटेड थी, वो फिर लैंड पर आई और फॉसिल्स की संख्या इस वजह से हमें मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा में अधिक देखने को मिलती है। मिसिंग लिंक या ट्रांजिशनल फॉर्म्स हमें फॉसिल्स के रिकॉर्ड से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आर्कियोप्टेरिक्स जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, ये कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, जिसे जुरासिक पीरियड जो कि मीजोजोइक एरा का एक पीरियड है जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, उसमें जो रॉक्स थे उनके फॉसिल्स में से आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका को डिस्कवर किया गया 1861 में एनरियस वेगनर ने सोलेनहोफेन बवारिया जर्मनी से। इसे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया और ये रेप्टिलियन कैरेक्टर्स एज वेल एज बर्ड्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं दोनों को ही शो करता है। आर्कियोप्टेरिक्स की जो बॉडी एक्सिस है वो लिजर्ड लाइक होती है, एक लॉन्ग टेल देखने को मिलती है। इसके रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स हैं, बोन्स न्यूमेटिक नहीं होती, जॉज में टीथ देखने को मिल रहे हैं वो भी सिमिलर हैं, हैंड जो है रेप्टिलियन प्लान पर बना हुआ है और फिंगर जो है क्लॉज में टर्मिनेट हो रही हैं, वीक स्टर्नम है और फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे मिलते हैं, ना कि फ्यूज्ड। तो ये कुछ इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं। जबकि बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं फेदर्स का मिलना, जॉज का मॉडिफाई होकर बीक बना लेना और 4 लिम्स मॉडिफाई होकर विंग्स बना रहे। हाइंड लिम्स जो हैं एवियन प्लान पर बिल्ट हैं और स्कल बोन्स का भी एक फ्यूजन देखने को मिलता है। इसी फैक्ट के बेसिस पर ये माना जाता है कि बर्ड्स का जो इवोल्यूशन है वो रेप्टिलियन एंसेस्टर से हुआ है, स्पेशली डायनासोर्स से। और हसले ने इन्हें कहा है कि बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इसी तरह फॉसिल रिकॉर्ड से हमें वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन का एक आउटलाइन देखने को मिलता है कि सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स जो कि साइक्लोस्टोम से रिलेटेड थे वो ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान आए और स्ट्रेकोडर्म्स बुलाया जाता है उन्हें। वो फिर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद एकेंथोडियंस जो कि लोअर जॉस के साथ अपीयर हुए साइलूरियन में। फिर प्लेकोडर्म्स जिनको जॉर्ड वर्टिब्रेट्स माना जाता है, कंप्लीट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स, वो आए साइलूरियन में। उसके बाद आए ये जॉर्ड फिशेस थी। उसके बाद आए एम्फीबियंस, डेवोनियन में रेप्टाइल्स आए, कार्बोनिफेरस में डायनासोर्स ओरिजिन हुए और मैमल्स का ओरिजिन हुआ ट्रायसिक में और फर्स्ट बर्ड्स जो है वो भी जुरासिक में अपीयर हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जिस तरह से मिले हैं तो उसके हिसाब से पहले फिशेस का ओरिजिन हुआ, फिर एम्फीबियंस का, फिर रेप्टाइल्स का, फिर मैमल्स और बर्ड्स का। तो ये एविडेंसेस हमें फॉसिल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ और एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स से एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे कि जो म्यूटेशंस हैं जो ऑर्गेनिजम्स में स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बिस्टन बिटुलेरिया जो लाइट कलर्ड मॉथ है जो म्यूटेट होकर अपनी एक डार्क फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिस्टन कार्बोनेरिया। ये एक अच्छा एग्जांपल है म्यूटेशन का या जेनेटिक्स से, जिसमें हम ये देखते हैं कि म्यूटेशंस होने के कारण एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ में कैसे बदल जाती है। तो ये भी एक एविडेंसेस हैं जेनेटिक्स से। इसके अगले वीडियो में अब एविडेंसेस देखने के बाद हम एवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उनको स्टडी करेंगे।